पाकिस्तान का इन जनरल जो इन्वायरमेंट है ना वो एंटी बिजनेस है। जैसे ही आप शटर उठाते हैं आपको पता लगता है दुनिया की वो रेगुलेटर आपको पता लग जाए क्योंकि नाम भी नहीं सुना होगा। देखिए हमारी ये तो कोई दूसरी राय नहीं है इसमें कि पाकिस्तान में बिजनेस करना इज एब्सोल्युटली वेरी डिफिकल्ट। तो इस तरह के माहौल में तो बिजनेसेस तो थ्राइव नहीं करेंगे ना। हमारा जो टैलेंट है वो बाहर गया। हमारे से लोग शायद इसको ब्रेन ड्रेन कहते हैं, कुछ लोग ब्रेन गेन भी कहते हैं फॉर सम रीजन। रेमिटेंस 3 अरब की 4 अरब डॉलर की हर मंथ आ जाते हैं, तो हम भी अखबार में इतनी बड़ी कटिंग लगाते हैं कि 3.5 अरब की रिकॉर्ड रेमिटेंस आ गई। 38.5% का आपको टैक्स का रेट है। जो 10 लाख रुपए कमा रहा है तो वो तो घर में तो खाली जो है वो 6 लाख रुपए लेके आ रहा है। एज लॉन्ग एज आप अगर इसी मॉडल पे ऑपरेट करना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है, योर कंट्री विल सफर। आज के गेस्ट एक डायनेमिक फाइनेंस लीडर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम आईकैप, पार्को के डिपार्टमेंटल हेड ऑफ फाइनेंस और हिनो पार्क मोटर्स में 10 साल से ज्यादा का लीडरशिप एक्सपीरियंस रखते हैं। आईकैप साउदर्न रीजनल कमेटी के चेयरमैन और इंडस्ट्री रिफॉर्म्स की एक्टिव वॉइस हैं। इनके ओपिनियंस पाकिस्तान के कॉर्पोरेट फ्यूचर को शेप करते हैं। प्रेजेंटिंग यू जुनैद अली। कुछ हम में हैं ज़हीन लोग, वो कंपेयर करते हैं टैक्स रेट को यूरोपियन कंट्रीज से। वहाँ तो आपको टैक्स के बदले में बहुत कुछ मिल जाता है ना। आपको तो पूरा हेल्थ आपके लिए फ्री है, एजुकेशन मिल जाती है, आपको पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं वो आपके लिए फ्री है। कंपैरिजन तो बनता ही नहीं है। पाकिस्तान की आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयड रेट है हमारा। यंग अवाम है तो सही बट वो स्कूलों से बाहर है। 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, आपसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्कूल में जाके पढ़ेगा। अभी रिसेंटली आई थिंक अनएम्प्लॉयमेंट रेट इशू हुआ है, वो 7% का इशू हुआ है। अपने एक्सपीरियंस से अपने तजर्बे से कह सकता हूँ दिस नंबर इज़ नॉट करेक्ट। चार्टर्ड अकाउंट्स को शायद ये गलत फहमी है, उनको लगता है वो कुल है, वो सब आता है। बिल्कुल गलत कहता है। ऑब्वियसली यू कैन नॉट बी एन इंजीनियर और डॉक्टर। आप ऑब्वियसली इतना ही आसान होता तो डॉक्टरों की डिग्री की जरूरत ही नहीं होती। वर्क प्रेशर तो ऐसी चीज़ है आपको घोल के पिला दी है। वर्क लाइफ बैलेंस सब भूल जाते हैं आप। मेरी नहीं समझ में आता कोई वर्क प्रेशर कोई इतना बड़ा कंसर्न होना चाहिए, क्योंकि उस पर तो आपकी लर्निंग है। अब जो जनरेशन आ रही है, जनरेशन जी की हम बात करते हैं, दे डोंट हैव अ पेशेंस और उनको वर्क लाइफ बैलेंस सही है। जेन जी तो लिफ्ट ही नहीं कराते, वो तो रिस्पेक्ट ही नहीं करते, वो तो टाइम ही देना पसंद नहीं करते। इतना आप में करेज होना चाहिए कि यार जब कंपनी को आपकी ज़रूरत है, अगर आपको लेट शेडिंग कराई जा रही है तो इतना हाइप क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से ज़रूर आगाह करें। और अगर आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों से भी शेयर करें ताकि वो भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट से फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया। आज अगर आप पीछे मुड़ के देखते हैं जब माशाल्लाह से आप सीए में आ रहे थे तो क्या क्या चैलेंजेस थे उस टाइम के, और अब आपको क्या क्या चैलेंजेस लगते हैं जो नए स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ रहा है जब वो सीए की दुनिया में कदम रखते हैं? आई थिंक पहले के चैलेंजेस अलग किस्म के थे, आज चैलेंजेस डिफरेंट हैं। आजकल जो है वो सारी एजुकेशन ऑनलाइन अवेलेबल है। पहले इंस्टीट्यूट्स में आपको जाना पड़ता था, एक्सेस टू एजुकेशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था उस टाइम पे। अब एक्सेस टू एजुकेशन विद ऑल ऑनलाइन मीन्स ज़्यादा आसान है। अभी के चैलेंज में सबसे बड़ा चैलेंज स्टूडेंट्स का ऑब्वियसली एक वंस यू क्वालिफाई सीए इंटरमीडिएट जो फाउंडेशन पास कर लेते हैं, आर्टिकलशिप करना वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर लोगों की ग्रेजुएट स्कीम के ऊपर एक चैलेंज है कि ग्रेजुएशन भी करना चाहते हैं सीए के साथ साथ। पहले 2 साल का ग्रेजुएशन होता था जो कि हमने भी किया, अब एक 4 साल का ग्रेजुएशन हो गया है, विच इज़ लाइक थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है। तो स्टूडेंट्स को कोई शॉर्टकट चाहिए बेस्ड ऑन द सीए क्वालिफिकेशन, तो उनका बहरहाल ये चैलेंजेस हैं। एक सबसे बड़ा चैलेंज विच आई फील कि जो स्टूडेंट का चैलेंज है वो कि सीए में जब आता है कि आज वो फर्म में कैसे जाएगा, फर्म में उसका इंटेक कैसे होगा। उस टाइम पे जब मैं था बैक इन 2003, उस वक्त जो है वो ये चैलेंज नहीं था कि फ़र्म में आपको कैसे इंटेक लिया जाएगा। इवन जो काफ़ी लेट भी क्वालिफाई होते थे, अपना फाउंडेशन करते थे, तो उनको भी अच्छी फर्म्स में अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती थी। तो आई थिंक हर दफ़ा के अपने चैलेंजेस हैं। अभी इस दफ़ा एजुकेशन में जैसे कहें आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, आप घर बैठे अपनी लर्निंग बेहतर कर सकते हैं। पहले आपको इन एनी केस क्लास में जाना पड़ता था, वंस यू स्किप द क्लास देन आपका लेक्चर मिस हो गया। अभी ये सारा चीज़ें नहीं है। फिर इसी तरह से चैलेंजेस में आपका जो पेपर के डायनेमिक्स हैं वो डिफरेंट हो गए हैं। पहले 3 आवर्स का आपका पेपर पूरा रिटन पेपर होता था, अब ऑनलाइन पेपर्स हैं। बहुत सारी चीज़ें चेंज हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। जहाँ जहाँ चैलेंजेस हैं वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं ऑब्वियसली। तो हर दौर का अपना चैलेंज होता है, अपनी अपॉर्चुनिटी होती है। अच्छा, चैलेंजेस जो अभी इवॉल्व हुए हैं उनको एक एक डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स से स्टार्ट विद द ग्रेजुएशन प्रोग्राम, ठीक है। अच्छा, पहले तो मैं खास आप बीकॉम का तस्करा कर रहे हैं, लोग बीकॉम साथ कर लेते थे, वो हो जाता था 2 साल का था, उन्होंने उसको डिप्लोमा कर दिया है तो वो ग्रेजुएशन नहीं रहा है। बट अगर हम कंपैरेटिव बॉडीज़ को देखते हैं, जो अगर लेट से आप आ रहे होंगे फाइनल दुनिया में तो आपके पास सीए के अलावा भी और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस थी, तो उनको देखते हैं तो उन्होंने कुछ एमओयू साइन कर रखे हैं, कुछ खास पेपर निकालने पे किसी खास यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएशन प्रोग्राम मिल जाता है, फिर उसके बाद खुदा न खास्ता किसी के पेपर रुक जाए तो मास्टर्स को परस्यू कर लेते हैं। ये आईकैप में या सीए पाकिस्तान के अंदर ये शायद ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, हमारा अभी जो अवेलेबल हैं एमओयूज़ अभी रिसेंटली कुछ साइन भी हुए हैं हमने। बिल्कुल अभी 1 हफ़्ते पहले हमने ग्रेजुएशन के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है यूनिवर्सिटी के साथ, के स्टूडेंट्स वहाँ से कुछ सर्टेन पेपर्स दे के अपना ग्रेजुएशन कर सकते हैं।
तो हमारा जो वन साइडेड अभी एक मैकेनिज्म है कि हम कुछ यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को तो वेलकम करते हैं कि वंस यू ग्रेजुएट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी यू आर वेलकम इन द सीए, वाइस वर्सा मैकेनिज्म्स नहीं है अभी इतने ज़्यादा। तो आई थिंक वो थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है एंड होपफुली जो भी लोग मौजूद हैं करंट काउंसिल में और आगे जो आएंगे उस पर इंशाल्लाह ताला काम करेंगे। मुझे बेसिक क्लैरिटी नहीं है, मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि शायद कैफ निकालने के बाद कुछ ऐसी, बल्कि कैफ निकालने के बाद नहीं, कुछ ये कहना चाहिए कि कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को हमने ये दिए रखा है कि जब वो ग्रेजुएट करके आती है तो उनका कैफ जो है वो एग्जाम कर देते हैं। जी ऐसा ही है बिल्कुल। बट ऑन दी अदर साइड जब हमारा लड़का कैफ करके जाता है तो उनके साइड पर कुछ भी तो मैं नहीं वही कह रहा हूँ वन साइडेड हमारा वो है ना मैकेनिज्म। तो ऐसा क्यों है? आई थिंक हमें अपना जो है वो थोड़ा सा हमारी अपनी क्वालिफिकेशन को थोड़ा सा स्ट्रांगली वहाँ पे आगे सेल करना चाहिए कि हमारा कैफ का स्टूडेंट इज़ फार बेटर देन देयर ग्रेजुएट्स ना। तो वो एक परसू करने वाली बात है कि जब आप कोई चीज़ दे रहे हैं उनको कि आप उनके स्टूडेंट्स को वेलकम कर रहे हैं तो दे शुड वेलकम आवर स्टूडेंट्स एज वेल, मेरिट की बेसिस पे ऑब्वियसली कि आपकी जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो भी क्रेडिट आवर्स का क्राइटेरिया वो मीट हो रहा है। तो आई थिंक होना चाहिए और इस पर काम बिल्कुल होना चाहिए अगर नहीं है अभी मौजूद तो। अच्छा, आर्टिकलशिप का नेक्स्ट जो आपने चैलेंज का तस्करा किया, तो आर्टिकलशिप में क्या क्या चैलेंजेस अभी आ रहे हैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएंगे? देखिए सबसे बड़ा चैलेंज तो स्टूडेंट का ये है, अभी आपके तकरीबन 1,500 से 2,000 स्टूडेंट जो है ना फाउंडेशन पास करके, जिसको हम कैफ कहते हैं, वो पास करके एक आपका पाइपलाइन में होता है जिसको आर्टिकलशिप चाहिए। फर्म का अपना चैलेंज है, फर्म के अपने बिजनेस के डायनेमिक्स हैं जो कि चेंज हो रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्लाइंटेल कम हो रहा है और फीस के चैलेंजेस हैं, डिफरेंट चैलेंजेस हैं। तो उनका एक बिल्कुल लिमिटेड इनटेक होता है। हमारे पास से कुछ फर्म्स भी एग्जिट कर गई हैं, उन्होंने कुछ फर्म्स ने अपना मॉडल बहुत रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। तो जो बिग फोर की हम बात करते थे उनमें उनकी एपेटाइट भी कम होती जा रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और एट द सेम टाइम हमारे पास स्टूडेंट बेस जो आ रहा है नया वो बढ़ता जा रहा है। तो उसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि स्टूडेंट चाहता ही है कि हमें जो है ना वो फर्म में आर्टिकलशिप करनी है, एक माइंडसेट बना हुआ है। इवन उसकी वजह एक इंपॉर्टेंट ये भी है कि जो अभी गाइड करने वाले लोग हैं ना सारे, वो सारे के सारे फर्म से उन्होंने आर्टिकलशिप की हुई है। तो जब तक गाइडेंस वाले लोग ऐसे नहीं आ जाएंगे कि जो डिफरेंट गाइडेंस दे सकें, कि जिसने इंडस्ट्री से आर्टिकलशिप की हो और वो कामयाब इंसान हो और वो गाइड करने की पोजीशन में आ जाए कि यार नई इंडस्ट्री में भी अगर तुम जाओगे तो बहुत अच्छी तुम्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और एक डिफरेंट तुम्हारे पास फ्लेवर होगा, डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा। तो उस वक्त तक ये थोड़ा सा चैलेंज रहेगा, लेकिन इस पर काम करने की अब काम हो भी रहा है इस पर, और आई थिंक इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स जा भी रहे हैं। हमारा जो आउटसाइड प्रैक्टिस जो एक मैकेनिज्म है आई कैप का, उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स जो है वो उनकी प्लेसमेंट्स भी हो रही हैं। बट दिस इज़ समथिंग जो कि स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी कंसर्न है कि दे वांट कि हमें बस फर्म में ही जाना है, और फर्म में भी उनकी चॉइस ही होती है कि आप बिग फोर में जाना है। तो कंसिडरिंग द सप्लाई डिमांड सिचुएशन इन द फर्म एंड द स्टूडेंट्स की जो वो सप्लाई है, उसमें ये काफ़ी बड़ा चैलेंज है आई थिंक। अच्छा, माशाल्लाह से आपको मौका मिला बिग फोर से अपना करियर स्टार्ट करने का, KPMG में आपने स्टार्ट किया। तो पेपर बच्चा निकाल लेता है पहले तो, यकीन जैसे कि आपने कहा एक पर्सन से आप इंस्पायर हुए कि ये सीए हैं, कोई अलग प्रोटोकॉल मिल रहा है, कुड बी द वन, राइट। फिर आप पेपर निकाल के आते हैं, तो जैसे आप फर्म में कदम रखते हैं और आपको कोई बंदा कहता है कि फोटो स्टेट करवा के तो ज़रा आना ज़रा जब हम इंटर्न होते हैं तो एक बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म का एनवायरनमेंट होता है। बच्चों को लगता है पेपर पास करके जाएंगे, मैं डायरेक्ट बोलेगा यू आर द CA फॉर नाउ, सही है, तो आपने डिसीजन लेना। तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा और उसमें क्या क्या सीखने को मिला? आई थिंक वो ज़रूरी है हर किसी के लिए कि आप फोटो स्टेट भी करें। उस ज़माने में बजट कमेंट्रीज भी जो है ना वो भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ती थी। तो आई रिमेंबर एक ड्यूटी लगती थी सबकी कि यार आपको बजट कमेंट्री डिस्ट्रीब्यूट करनी आई है, चंडीगढ़ रोड पे जाके वो 15-20 क्लाइंट्स हैं, तो आपकी सुबह से जाके शाम तक आप होके आते थे और 20-25-30 क्लाइंट्स पे आप बजट कमेंट्री का डॉक्यूमेंट है, क्योंकि वो उसमें रेस होती थी कौन सी फर्म की बजट कमेंट्री जल्दी आ रही है। अब तो ऑनलाइन है, आपको जैसे ही बजट आता है उसके आधा घंटे बाद 1 घंटे बाद आपको ऑनलाइन सारा चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। तो उस वक्त वो काम भी करना पड़ता था, फोटो स्टेट भी करनी पड़ती थी, लंच भी ऑर्डर करने पड़ते थे अपने सीनियर्स के, शायद वो तो अभी भी होता हो लेकिन जो है वो बहरहाल हर अपनी चीज़ का एक फ़ायदा ज़रूर होता है। आज जो है वो मुझे फोटो स्टेट भी करनी आती है, मुझे फैक्स भी करना आता है, हर चीज़ करनी आती है। ऐसा नहीं है कि CA में जो सबसे अच्छी चीज़ है ना वो आपको बिल्कुल नीचे से ऊपर लेकर आता है। तो आपको जो है ना वो हर तरह का फ्लेवर आपको पता होता है कि यार ये जो फोटो कॉपियर है मेरा ये क्या फील करता होगा, क्योंकि आपने खुद भी फ़ोटो कॉपी की हुई है। तो आपको पूरा जो है ना वो ग्राउंड से लेकर आपको ऊपर तक लेकर आता है। ये दैट इज़ वंडरफुल थिंग ऑफ आवर प्रोफेशन। अच्छा, फर्म डिसिप्लिन पैदा करती है। सेकेंडली ये कहा जाता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वर्क प्रेशर। फर्म के अंदर जब खास तौर पर एश्योरेंस के अंदर अगर आप गए हैं तो वर्क प्रेशर तो ऐसी चीज़ है जो कि आपकी लेट से आपको घोल के पिला दी जाती है। घर को वर्क लाइफ बैलेंस सब भूल जाते हैं, आपको बस होता है भाई क्लाइंट निपटाना है। तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए वर्क प्रेशर आपका जब तक नहीं होगा ना आप आगे के लिए तैयार भी नहीं होंगे।
तो शुरू में वर्क प्रेशर, शुरू में तो सारे 20-22 साल 23 साल के लड़के होते हैं, 20 साल के कह लें, तो उसमें तो मेरी नहीं समझ में आता कोई वर्क प्रेशर कोई इतना बड़ा कंसर्न होना चाहिए, क्योंकि उस पर तो आपकी लर्निंग है, ऑल टुगेदर आप रेसिपिएंट हैं हर चीज़ के। अगर आप 2 घंटे एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं तो आप सीख के ही आ रहे हैं। तो शुरू में तो आई थिंक आपको जब तक आप उस ग्राइंड से नहीं गुजरेंगे तो आप आगे जाके आपकी जो लर्निंग है वो भी कम होगी मूविंग फॉरवर्ड। तो उस ग्राइंड से गुजरना मेरे ख्याल में ज़रूरी है कि आप आगे चैलेंजेस को, आगे वर्क प्रेशर्स जो आने वाले हैं इंडस्ट्री में जाएं, चाहे आप इवन ऑडिट फर्म में भी अपना कैरियर परस्यू करते हैं, तो उसको जो है वो अडॉप्ट कर सकें। तो वर्क प्रेशर तो देखिए रहेगा, जिस इन्वायरमेंट में आप काम करते हैं, चाहे पाकिस्तान में काम करें, पाकिस्तान से बाहर हैं, तो वर्क प्रेशर तो अपनी जगह पर है। नॉट नेसेसरी वर्क प्रेशर और फैमिली प्रेशर, 10 तरह के प्रेशर्स होते हैं। तो वंस आप अंडर प्रेशर सिचुएशंस में काम करने के आदी हों तो इट टीचेस यू अलॉट, नॉट इन टर्म्स कि आप अपना काम आगे कैसे हैंडल करेंगे, इन टर्म्स ऑफ योर फैमिली प्रेशर्स, पीयर प्रेशर्स, बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं आप जो फेस करते हैं ज़िंदगी में। तो उसमें आपको बाकी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं ये सारी जो आपकी फर्म की ट्रेनिंग है, प्रेशर्स, लेट सिटिंग्स हैं, ये आपको बड़ा अच्छा ट्रेन कर देते हैं चैलेंजेस को फेस करने के लिए। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि ऑडिट फर्म्स हमें सिखाती हैं। आप जिस जनरेशन के हैं या मुझसे पहले जो जनरेशन आई है, यू आर नॉट सो सेंसिटिव अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस, राइट? यू हैव द पेशेंस कि आप 3 साल कहते हैं या 4 या 5 साल लगाएंगे और प्रॉपरली माशाल्लाह चार्टर्ड अकाउंट क्वालिफाई होकर निकलेंगे। बट अब जो जनरेशन आ रही है, जनरेशन जी की हम बात करते हैं, ठीक है, दे डोंट हैव अ पेशेंस। सही है। पहला मसला तो उनको ये है कि एक तो वैसे ही इतना टाइम है फर्म का और उनको वर्क लाइफ बैलेंस सही है। तो उनको आप कैसे देखते हैं, उनको क्या एक एडवाइस करेंगे इस सूरत हाल के अंदर? देखिए मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, मैंने अभी रिसेंटली एक IBA से ना एक लीडरशिप का ट्रेनिंग का कोर्स किया, सॉरी लम से मैंने एक लीडरशिप का ट्रेनिंग कोर्स किया। उसमें एक स्पेसिफिक टॉपिक था हाउ टू टैकल जेनजी, ठीक है। उसमें इत्तफाक की बात ये थी कि कुछ जेनजीज को भी बुलाया हमने, वहाँ पे उनकी एक्सपेक्टेशंस पूछी, और बाकी जो दूसरी साइड पे थे वो ऑब्वियसली मिलेनियल्स थे या उससे पहले वाले लोग थे मौजूद, जो कि वो इतनी एक्सपेक्टेशंस बता रहे थे कि यार उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है जेन जी से। तो वो इतना बड़ा गैप था कि यार जेन जी कहते हैं यार हमें ये चीज़ चाहिए, मिलेनियल्स कहते हैं यार ये तो जेन जी तो लिफ्ट ही नहीं कराते, वो तो रिस्पेक्ट ही नहीं करते, वो तो टाइम ही देना पसंद नहीं करते। आजकल के दौर में वर्क लाइफ बैलेंस, येस इट्स एब्सोल्युटली नेसेसरी कि आपकी जो हेल्थ को भी कंसिडर करते हुए वर्क, मैं खुद भी रियलाइज़ करता हूँ कि वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए ज़िंदगी में। लेकिन ऑब्वियसली आपको जब आपको प्रेशर पीरियड हो, जब ज़रूरत है आप कंपनी को आपकी, तो आप उस टाइम पे तैयार हो। ये मेरा जेन जी को मैसेज भी होगा कि यार हर वक्त जो है ना वर्क लाइफ बैलेंस नहीं चलता, आपको ऑफ भी मिल रहा है, आपको एनुअल लीव्स भी मिल रही हैं, आपको सुपरवाइज़र फैसिलिटेट भी कर रहा है। तो यू शुड बी गुड इनफ, और इतना आप में करेज होना चाहिए कि यार जब कंपनी को आपकी ज़रूरत है, क्लोजिंग्स हैं या आपका कोई एनुअल बजट है या कोई और इंपॉर्टेंट टास्क है, तो उसमें अगर आपको लेट शेडिंग कराई जा रही है तो उसमें आप इतना हाइप क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। हर कंपनी का अपना एक टास्क होता है, अपना एक टाइम लाइन होती है, वी हैव टू, आपको ऑफ भी मिल रहा है, आपको एनुअल लीव्स भी मिल रही हैं, आपको सुपरवाइज़र फैसिलिटेट भी कर रहा है। तो यू शुड बी गुड इनफ, और इतना आप में करेज होना चाहिए कि यार जब कंपनी को आपकी ज़रूरत है, क्लोजिंग्स हैं या आपका कोई एनुअल बजट है या कोई और इंपॉर्टेंट टास्क है, तो उसमें अगर आपको लेट शेडिंग कराई जा रही है तो उसमें आप इतना हाइप क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। वर्क लाइफ बैलेंस डज नॉट मीन के 365 डेज ईयर में 5 बजे जो है ना बस मेरा काम ख़त्म, ऐसा नहीं है। सही। अच्छा, आप कहते हैं कि ऑडिट इंश्योरेंस के अंदर आके, फर्म के एनवायरनमेंट में आके बच्चों का माइंडसेट बदल जाता है। सही है। तो इसने आपके माइंडसेट पे कितना फ़र्क डाला और क्या फ़र्क डाला? देखिए फर्म में आप सीखते बहुत कुछ हैं, आप डिफरेंट क्लाइंट्स के ऊपर जाते हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को आप सीखते हैं, समझते हैं, डिफरेंट लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आप लोगों से जब इंटरेक्ट करते हैं ना तो आप बहुत कुछ सीखते हैं, हाउ टू मैनेज द टीम्स, हाउ टू हैंडल, लाइक काफ़ी मुश्किल लोग भी मिल जाते हैं आपको क्लाइंट पे, उनको कैसे हैंडल करना है। तो पीपल मैनेजमेंट जो है आप बिल्कुल जो है वो ऑडिट फर्म में जाके सीख रहे होते हैं। टेक्निकल एस्पेक्ट तो अपनी जगह पे ही ठीक है, आप जा रहे हैं, जो भी ऑडिट कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनलाइज कर रहे हैं, वो तो आप सीखेंगे ही। लेकिन जो ये एरिया जो है ना, आई थिंक जो आपको ऑडिट फर्म सिखाती हैं कि आप टीम को मैनेज कैसे कर रहे हैं, लोगों को कैसे हैंडल कर रहे हैं, वर्क प्रेशर्स को कैसे हैंडल कर रहे हैं, तो दैट इज़ समथिंग वेरी प्रीशियस। आई मीन मेरे लिए तो एटलीस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यार ये ऑडिट फर्म्स आपको बहुत अच्छा सिखाती हैं। सही। अच्छा, अगेन होता ही है कि कुछ लोग पेशेंट होते हैं, जैसे कि हमारी पहली वाली जनरेशन ज़्यादा पेशेंट थी हमारे मुकाबले में, और हमारी आने वाली जनरेशन और पेशेंट से बिल्कुल खाली होने वाली है। तो
जब फर्म में स्टार्ट में कदम रखते हैं तो ये जैसे कि मैंने फोटो स्टेट वाली बात करी, तो थोड़ा सा लोगों को ना ऑकवर्ड फील आता है कि नहीं हम ये तो करने नहीं आए थे, हम तो ऑडिट करने आए थे, तो हमसे ऑडिट करवाएं, और अभी लैपटॉप नहीं मिल रहा है, और फिर लैपटॉप मिलेगा तब हम काम शुरू करेंगे। तो वो एक स्ट्रगल है स्टार्ट के अंदर अपने को समझाना, नहीं सबके साथ होता होगा, मैं कोई पहला थोड़ी हूँ। तो वो टाइम कैसे गुजरा आपका? मेरे साथ एक आध दफ़ा ही फोटो स्टेट वाला मामला हुआ था एक आध दफ़ा ही फोटो स्टेट का मामला हुआ, लेकिन अदरवाइज अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे मुझे सीनियर्स और मेंटोर्स मिले हमेशा से। बट येस, उसमें कभी कोई किसी भी लेवल का काम मिला, कभी भी जो है वो नो नहीं किया कि यार ये मेरे लेवल का काम नहीं है, मैं करूं, जो कि आजकल के थोड़े से जो अपकमिंग जनरेशन है उसमें थोड़ा सा आता है, बड़े सिलेक्टिव हुए होते हैं कि यार मुझे किस एरिया में काम करना है, किस में काम नहीं करना। आई थिंक ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको अच्छा ट्रेन करती है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अच्छा, माशाल्लाह से आपका दाऊद तकाफुल और हिनो पार्क के अंदर तकरीबन 10 साल का एक्सपीरियंस है। और एक और इशू जो हम आजकल देख रहे हैं कि लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट के लिए आने वाली जनरेशन विलिंग नहीं होती, तो आपका ये लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट कैसी रही, और ये आने वाली जनरेशन लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट की विलिंग क्यों नहीं है? मेरा अपना डिफरेंट पर्सपेक्टिव है कि आप कितने करियर शिफ्ट स्विच करेंगे। आप क्वालिफाई हो जाते हैं लेट्स से मैक्सिमम 25 साल में, 25 साल के बाद आपके पास 35 साल हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप 60 साल तक आप जॉब कर रहे हैं, 35 साल तक आपके पास टाइम है। अब 35 साल में कितनी कंपनी स्विच करेंगे आप? 5 कंपनियां, 6 कंपनियां, 7 कंपनियां। तो स्विचिंग एक हद तक तो सही रहती है कि आप कितनी कंपनी स्विच करेंगे, लेकिन जो हर दूसरे साल एक कंपनी स्विच कर रहा होगा ना, उसको तो कोई भी कंपनी सीरियसली नहीं लेगी। मेरे पास भी एटलीस्ट जो इंटरव्यू देने आ रहे होते हैं तो मैं थोड़ी सी स्टेबिलिटी तो देखता हूँ, क्या थोड़ी स्टेबिलिटी हो कि यार मुझे कोई वो आउटपुट देने की पोजीशन में तो आए, क्योंकि डे 1 पे आके तो कोई भी आउटपुट देने की पोजीशन में नहीं आता। आप जिस भी नई कंपनी में ज्वाइन करते हैं 2 महीना 3 महीना, बड़ी कंपनी है थोड़ा और टाइम लग जाता है, तो उसके बाद आप उस पोजीशन में होते हैं कि कंपनी के लिए आप काम करना कुछ शुरू करें, कुछ आउटपुट देना शुरू करें। तो अगर आप 2 साल ही आपने कंपनी में रुकना है तो आप तो कुछ भी कंपनी के लिए डिलीवर नहीं कर पाएंगे। और आपकी अगर CV में 4-6 स्विचेस लिखे हुए हैं ऑलरेडी, तो आपका जो पोटेंशियल, मैं तो एटलीस्ट इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ कि अगर बहुत ही जॉब हॉपिंग उसका आदत है तो आई डोंट कंसिडर दैट कैंडिडेट एज वन के जो मैं इसको हायर करूँ। रही बात मेरी कि मैंने 10 साल हिनो पार्क में काम किया, 2 साल मैंने दाऊद तकाफुल में काम किया, तो आई थिंक हिनो पार्क ज़बरदस्त एक कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी। मैंने 10 साल काम किया, उधर से मैंने लर्निंग एंड डेवलपमेंट मेरी बहुत ज़बरदस्त हुई। 10 साल में मैंने आई स्टार्टेड एज अ ट्रेड फाइनेंस मैनेजर, देन मैंने उसमें मुझे टैक्सेशन भी मैंने पूरा देखा, टैक्स मेरे साथ पोर्टफोलियो ऐड होते चले गए, कोई चीज़ कम नहीं हुई मेरी, टैक्स का पोर्टफोलियो ऐड हुआ, फिर मेरे साथ फिर लीगल का एक कॉर्पोरेट का पोर्टफोलियो मेरे साथ ऐड हुआ, फिर उसके बाद मेरे पास फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एरिया भी ऐड हुआ। ऑब्वियसली टीम्स मेरे साथ एक्सपैंड होती चली गई, मेरे अंडर मैं सुपरविजन रोल में आता चला गया। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बाद देन आई इवेंचुअली बिकम द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी। तो एक अच्छी डिसेंट साइज कंपनी में जिसका टर्नओवर भी अच्छा डिसेंट साइज था, लिस्टेड कंपनी में आपने काफ़ी मल्टीपल एरियाज़ को एक्सप्लोर कर लिया। तो जब अपने करियर में आप आगे जाते हैं तो आपकी अगर बेस स्ट्रांग हो ना, तो आपको बड़ा आसान रहता है किसी भी एक जगह पर जाके। अगर आप जब बड़ी कंपनी में काम करते हैं मूविंग फॉरवर्ड, जैसे मैं आजकल पार्को के साथ एसोसिएट हूँ, तो मुझे इस चीज़ का गम नहीं है कि मैंने किसी एरिया में काम नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह आई वर्क इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द फाइनेंस विद माई प्रीवियस एम्प्लॉयर्स। तो अब मुझे कोई भी एरिया मिलता है तो आई एम मोर देन हैप्पी कि यार मैंने हर चीज़ पे मुझे एक्सपीरियंस है, कहीं और मैंने करियर शिफ्ट किया कभी भी किया तो मुझे कभी इस चीज़ का ड्रॉबैक नहीं होगा कि यार आपने इस एरिया में काम तो कभी भी नहीं किया हुआ। तो आपके लिए ज़रूरी है कि एक कंपनी में एटलीस्ट आप अच्छा टाइम गुजारें ताकि आप चीज़ें देखें, थोड़ा आपका स्पैन बढ़े, एक्सपीरियंस बढ़े, देन अपना आप करियर कंसोलिडेट कर लें कि आप ठीक है आप एक एरिया में आप आ गए। तो एक कंपनी को थोड़ा टाइम देना भी बड़ा ज़रूरी है कि आप डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हैं वो कंसिडर करें। अच्छा, माशाल्लाह से आपका एक्सपीरियंस रहा तकाफुल के साथ, तो तकाफुल का फ्यूचर क्या देखते हैं पाकिस्तान के अंदर, और इन जनरल अभी तक हम इसी बात में उलझे हुए हैं हलाल हराम के, और सेकेंडली अगर उससे आगे आते हैं तो इन जनरल लोगों का ना इतना झुकाव नहीं है इन्वेस्टमेंट फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने में, तो उसको कैसे देखते हैं? देखिए, इन्वेस्टमेंट तो जब होती है जब आपके पास डिस्पोजेबल इनकम आपकी इतनी हो कि यार आप कहीं इन्वेस्ट कर सकें। मतलब अब हमारे यहाँ तो सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि यार लोगों का जो अर्निंग कैपेसिटी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, जनरल पब्लिक की मैं बात कर रहा हूँ, तो इस तरफ एवेन्यूज़ भी जनरल पब्लिक नहीं देख पाती इतना ज़्यादा। तकाफुल की जहाँ तक बात रही तो आई थिंक काफ़ी लोगों में कॉन्सेप्ट इस चीज़ का है कि नहीं यार इस्लामिक बैंकिंग की तरफ हम जाएंगे। अब मीज़ान बैंक है जैसे मिसाल के तौर पर, मीज़ान बैंक वाज द बेस्ट बैंक ऑफ द ईयर इन दिस करंट ईयर। तो लोगों का अतमाद है, लोगों का भरोसा है कि यार हम इस्लामिक बैंकिंग में जाएंगे। तो सेम गोज़ विद द तकाफुल साइड एज वेल कि लोग कहते हैं कन्वेंशनल इंश्योरेंस जो है वो अपनी सबकी अपनी ऑब्वियसली अंडरस्टैंडिंग है कि कन्वेंशनल इंश्योरेंस हलाल है हराम है और तकाफुल जो है वो हलाल है।
तो काफ़ी सारे लोग इस पे शिफ्ट हो रहे हैं कि हमें जो है वो तकाफुल करा के हम अपनी जो भी जो कवरेज लेनी है हम थ्रू तकाफुल जो है वो इसको लेंगे। और तकाफुल का बिज़नेस काफ़ी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बेहतर हो रहा है, क्योंकि पहले कम कंपनीज थी, दाऊद थी, पाक कतर थी, और अब काफ़ी सारी और कंपनीज जो हैं वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो इवॉल्व हुई हैं हमारे पाकिस्तान में तकाफुल को सेल करने के लिए। तो आई थिंक इट्स एन इमर्जिंग बिजनेस स्टिल, और लोगों का इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है तकाफुल को लेके। थोड़ा सा आपको ऑटो इंडस्ट्री का भी एक्सपोजर रहा। ऑटो इंडस्ट्री के अंदर अभी हम देखते हैं, अभी रिसेंट टाइम के अंदर जब भी हम देख रहे होते हैं कोई नया डाला आ रहा होता है, कोई नई गाड़ी इंट्रोड्यूस हो रही है, जैसे कि आपने अभी तस्करा किया है, लोगों के पास तो इतनी इनकम ही नहीं है कि वो इन्वेस्ट करें। तो ये इतनी सारी प्रोडक्ट जो पाकिस्तान की मार्केट के अंदर आ रही हैं, तो क्या मार्केट एक्सपेंड हो रही है या फिर ये नए प्लेयर्स क्यों आ रहे हैं मार्केट में? देखिए, हमारे पास जो ऑटो सेक्टर जो बढ़ रहा है उसकी प्राइमरी रीज़न तो आपका कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो आपके पास है ही नहीं। आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगी तो लोग गाड़ियाँ क्यों खरीदेंगे? सही है। सिंगापुर में, जापान में लोग लीस्ट प्रेफर्ड करते हैं कि मैं अपनी ट्रांसपोर्ट निकालूं। आई वेंट टू जापान, वहाँ पे तो अच्छे से अच्छा बंदा जो है वो ट्रेन में आ रहा होता है। हीनो मोटर्स के हेड ऑफिस में जापान में, टोक्यो में मुश्किल से 10-12 गाड़ियाँ खड़ी होंगी जो कि टॉप एग्जीक्यूटिव्स को मिली हुई हैं। यहाँ तो जिस दिन थोड़ी सी भी डिसेंट पोजीशन पे एम्प्लॉई हायर होता है, मैनेजर भी हायर होता है, वो कहता है गाड़ी कौन सी मिलेगी। उसकी प्राइमरी रीज़न तो यही है कि यार आपके पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो कोई अवेलेबल ही नहीं है। हमने एक टाइम पे स्टडी की थी जब मैं हीनो में था, तो कराची को खाली तकरीबन 10 से 15 हज़ार बसेस की ज़रूरत है। भी मैं आपको बात बता रहा हूँ कुछ 2016-17 की, ठीक है। और उस वक्त 2-2.5 हज़ार बसेस थी। वो किस तरह की हैं वो आपने भी देखी, मैंने भी देखी। तो आप इमेजिन करें जहाँ इतना बड़ा गैप हो ट्रांसपोर्ट का, तो वहाँ पे आपको जो ऑटो सेक्टर है उसने तो थ्राइव करना ही है। लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्या करे। सही। जब लोगों के पास इनकम ही नहीं है तो फिर बाय कैसे करेंगे? देखिए, आप मॉडल्स बहुत सारे अवेलेबल हैं। आप तो कार फाइनेंसिंग देखें, अभी भी ज़रा से इंटरेस्ट रेट कम हुआ, कार फाइनेंसिंग जो है वो एकदम से थ्राइव कर जाती है। 0% ये तो है ना, आपकी नेसेसिटी है। तो इसके लिए तो बंदा कुछ भी हो पैसे निकालेगा। थोड़ा गरीब आदमी होगा वो मोटरसाइकिल के पैसे निकालेगा, थोड़ा सा भी अफोर्ड कर सकता है वो एक छोटी गाड़ी खरीद लेगा, तो थोड़ा सा बेहतर अफोर्ड कर सकता है वो और बेहतर ले लेगा। अब तो मेजॉरिटी जो भी एम्प्लॉयमेंट की आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उसमें तो गाड़ी इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ योर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। उसके बगैर तो आपकी एम्प्लॉयमेंट समझते हैं नहीं यार, बगैर गाड़ी की तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। एक तो बहुत बड़ा सेक्टर ऐसा है जो जॉब्स करता है उसको उसके एम्प्लॉयर्स ने गाड़ियाँ दी हुई। तो अगर आप इस तरह से भी कोई एनालिसिस हो कि यार एज एन इंडिविजुअल कितनी गाड़ियाँ और एज ए कॉर्पोरेट सेक्टर कितनी गाड़ियाँ मार्केट में है इस वक्त, तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा चंक ऐसा होगा जो लोग गाड़ी चला रहे हैं उनके एम्प्लॉयर्स ने उनको ऑफर की हुई है। यही वजह मेरे ख्याल से ऑटो इंडस्ट्री का सबसे बड़ा जो क्लाइंट है वो कॉर्पोरेट बन गया है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। सही। अच्छा, ये 0% फाइनेंसिंग भी आजकल चल रही है, जैसे हम अभी तस्करा कर रहे थे ऑटोमोबाइल में। अब थोड़ा सा फाइनेंसिंग की भी इन जनरल बात कर लेते हैं। अगर हम बिजनेस स्टार्ट लेट से करने जाते हैं तो बैंक हमें फाइनेंस कर ही नहीं रहा होता अमूमी तौर पे, क्योंकि शायद उनके जो टारगेट्स हैं वो गवर्नमेंट को ही लोन दे के पूरे हो जाते हैं। तो ये इन जनरल बैंक, अगेन ऑन द अदर हैंड, बैंक्स आर रिकॉर्डिंग ट्रमेंडस प्रॉफिट्स। सही है, हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री बहुत शदीद थ्राइव कर रही है, बट हमारा बिजनेस इंडस्ट्री थ्राइव नहीं कर रही, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उनको लोन बिजनेस को देने की ज़रूरत ही नहीं है। गवर्नमेंट सबसे बड़ी कहते हैं आपकी लोन टेकर है, वही सबसे ज़्यादा बाय कर लेती है। इस जो सिचुएशन बन गई है कि सबसे बड़ा जो लोन टेकर है वो गवर्नमेंट है, बैंक्स आर मेकिंग मनी, कि वो गवर्नमेंट को लोन देते हैं, वो उनको इंटरेस्ट देती है, और वो सबसे ज़्यादा सेफ प्लेयर भी है गवर्नमेंट, उसने कहाँ जाना है, सिक्योर भी है ये डेट। बट इससे हो ये रहा है कि आपके जो बिजनेस हैं जिनको कहते हैं क्रेडिट लाइन चाहिए थी, जिनको क्रेडिट उठा के इन्वेंट्री फाइनेंस करनी थी, वो बेचारे फंस गए हैं इसके अंदर। तो इसको लॉन्ग रन इकोनॉमी की कैसे देखते हैं? देखिए, पिछले सालों में इंटरेस्ट रेट आपके बहुत ज़्यादा थे, 22% तक आपका इंटरेस्ट रेट था, तो वो तो सिंपल से एक रेसिपी थी बैंक्स के लिए, इन्वेस्टमेंट करो PIBs में, T-bills में, और पैसा जो है ना वो बस इन्वेस्टमेंट इनकम के तहत आपके पास पैसा आए जा रहा है। लेंडिंग तो होती नहीं थी, क्योंकि 22% पे 22% प्लस समथिंग होगा ना, ऑब्वियसली वो तो कायबोर है, 22% 21% जो भी था, तो वो तो कायबोर था। उसके ऊपर आपने 2% 1% और इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो 23-24% पे आपको फाइनेंसिंग हो रही थी। तो कौन जो है वो इस पर फाइनेंसिंग लेगा? तो बैंक्स के लिए तो सिंपल रेसिपी थी कि यार T-bills में, PIBs में इन्वेस्टमेंट करो और जो है वो आप उसमें पैसे कमाते रहो। डिस्पाइट बैंक्स का जो इस वक्त टैक्सेशन का जो रेट है इट्स अबव 50%। बैंक का टैक्सेशन रेट 50% से अबव है। उसके बावजूद आप ये देखें, मीज़ान बैंक ने लास्ट टाइम 100 बिलियन का प्रॉफिट किया, हाईएस्ट प्रॉफिट बाय एनी बैंक।
तो 100 बिलियन का प्रॉफिट, इसका मतलब है आपने कोई 200 बिलियन का बिफोर टैक्स प्रॉफिट किया, 100 बिलियन आपने जो है वो टैक्स में दिया, और 100 बिलियन का आपने आफ्टर टैक्स प्रॉफिट किया, तो स्टिल दे आर मेकिंग लॉट्स ऑफ मनी। ऑन द अदर साइड जो हमें एज अ कंट्री भी ज़रूरत है कि हम जो स्मॉल स्टार्टअप्स हैं, स्मॉल बिजनेस हैं, उनको सपोर्ट करें। अच्छा, उसमें क्या होता है, उसमें हम इतनी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लगा देते हैं कि बेचारा कोई भी जो है ना वो इतने आसानी से उसको लोन मिलता ही नहीं है। आप जब स्टार्टअप होगा तो आप ऑब्वियसली आपको अपने कैश फ्लोज भी दिखाने हैं, बिजनेस का मॉडल दिखाना है, उसको कहीं अच्छे कंसल्टेंट से सर्टिफाई भी कराना है, ऑडिट फर्म से भी सर्टिफाई कराना है। देन शायद आपको कोई बैंक बहुत एग्रेसिवली अगर अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करता हो, आपको थोड़ा बहुत लोन दे भी दे, वो भी बहुत हायर इंटरेस्ट रेट पे देगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं फिर गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट ऐसी स्कीम्स लेके आती है कि यार आप स्टार्टअप्स को, जो नए बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, उनको आप सपोर्ट करने के लिए क्या स्कीम्स लेकर आ रहे हैं। तो उसमें जो रूल्स है, लोन जो ग्रांट करने की कंडीशंस हैं, उसको आप थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से आता है। बैंक्स ऑब्वियसली एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी, एक स्ट्रिक्ट क्रेडिट कंट्रोल लेके चलेगा कि यार ये चीज़ें रिक्वायरमेंट पूरी करो तब आप लोन के लिए क्वालिफाई करोगे। तो गवर्नमेंट हैज़ टू प्ले अ रोल इन दैट एरिया कि जहाँ पे आप स्टार्टअप्स को सपोर्ट करें और ऐसी पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट करें, ऐसी पॉलिसीज़ बैंक्स को दें, इंप्लीमेंट करें कि जहाँ पे स्टार्टअप्स को हम सपोर्ट करें, उनके वेंचर्स को हम सपोर्ट करें। तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट्स में इंटरेस्टेड है, गवर्नमेंट वाकई कुछ कर रही है कि वो इस स्टार्टअप इकोसिस्टम को सपोर्ट करे ताकि इकोनॉमी का लॉन्ग रन में कुछ भला हो सके? देखिए, अभी तक तो कोई बहुत ज़्यादा कोई ऐसी स्कीम्स तो देखने में नहीं आई कि जिसमें जो है ना वो आप कहें कि वाकई जो है स्टार्टअप्स को जो है वो सपोर्ट किया गया। जितने भी स्टार्टअप्स हुए वो सेल्फ इनिशिएटेड होते हैं, सेल्फ फाइनेंस्ड होते हैं, दोस्त यार मिलकर एक स्टार्टअप लगाते हैं और उसके बाद फिर उसमें से बहुत सारे फेल भी होते हैं और उसमें बहुत कुछ कामयाब भी हो जाते हैं। तो इसमें गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा काम है जो कि स्टार्टअप्स को प्रमोट करना। आई थिंक इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज एंड बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी जो कि गवर्नमेंट के पास मौजूद है कि उनको इस पे काम किया जाए। अच्छा, आप माशाल्लाह से तकरीबन 2 दहाइयों से फाइनेंस लीडरशिप के रोल्स पे हैं। सही, आप देख रहे हैं रेगुलेटर कैसे एक्ट करता है, कैसे इंटरेक्ट करता है बिजनेस के साथ। जैसे हमने अभी स्टार्टअप की बात करी है, दोस्त मिल के स्टार्ट कर लेते हैं, कुछ कामयाब हो जाते हैं, कुछ नाकाम हो जाते हैं, पौधा चलो लगा देते हैं। दोस्तों ने मिलके पौधा लगा दिया, स्टार्टअप स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट होने के बाद फिर रेगुलेटर का बहुत बड़ा रोल है। सही है, मेरा और बिजनेसमैन या स्टार्टअप एडवाइजर्स या आप ये कह लें एंटरप्रेन्योर से बात होती है तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान का इन जनरल जो इन्वायरमेंट है ना वो एंटी बिजनेस है। जैसे ही आप शटर उठाते हैं आपको पता लगता है दुनिया की वो रेगुलेटर को पता लग जाए क्योंकि नाम भी नहीं सुना होगा। तो उसके बारे में आप क्या कह रहा है? देखिए, हमारी ये तो कोई दूसरी राय नहीं है इसमें कि पाकिस्तान में बिजनेस करना इज एब्सोल्युटली वेरी डिफिकल्ट। आपकी जब तक पॉलिसी की कंसिस्टेंसी नहीं होगी, आज टैक्स रेट कुछ होता है, कल टैक्स रेट कुछ और हो जाता है, तो आप अपनी बिजनेस की वायबिलिटी बनाएंगे कैसे? हम तो बड़े बिजनेस की बात करें तो हम बड़े बिजनेस में, ऑयल रिफाइनरी में, बहुत सारी जगहों पे हम अपने कोई प्रोजेक्ट्स को देख रहे होते हैं तो आज को टैक्स का स्ट्रक्चर कुछ और है, आगे जाके कुछ और हो गया स्ट्रक्चर, अगले साल आपने स्कीमें चेंज कर दी। तो जब तक आप पॉलिसी की कंसिस्टेंसी नहीं रखेंगे, एक तो पहली बात ये तो बुनियादी चीज़ है ना कि आपने कोई भी स्कीम लेके आनी, कोई अपनी वायबिलिटी बनाएगा, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी की प्रोजेक्शन देगा तो वो एक सर्टन टैक्स रेट के, सर्टन कस्टम ड्यूटी के रेट पे करेगा। आपके टैक्स की स्कीम चेंज होती रहती है, स्ट्रक्चर चेंज होते रहते हैं। फिर आपके ऑब्वियसली जब आपने यू राइटली सेट कि यार हमारे पास जो है वो इतनी तरह के कानून मौजूद हैं कि हर कोई आ जाता है यार कि यहाँ पे आपने बिजनेस कैसे खोल लिया, यहाँ पे बोर्ड कैसे लगा दिया, यहाँ पे जो है आपने जो है मतलब जो सोचें आप वो हो सकता है। Exactly. जो सोचें वो आपके साथ हो सकता है। तो इस तरह के माहौल में तो बिजनेसेस तो थ्राइव नहीं करेंगे ना। एक तो बिजनेस थ्राइव ना होना, एक और चीज़ हमारे, क्योंकि अगेन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आई गेस वो सबसे ज़्यादा हुई है कि हमारा जो टैलेंट है सही है वो बाहर गया है। कुछ लोग उसे ब्रेन ड्रेन कहते हैं, हमारे से लोग शायद उसको ब्रेन ड्रेन कहते हैं, कुछ लोग ब्रेन गेन भी कहते हैं फॉर सम रीज़न। सही है, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? ये जो हमारी लीडरशिप है, क्योंकि पहले तो हमारे पास होता ही था यंग लड़के आते थे, यूथ जाती थी, वो क्वालिफाई करती थी, बाहर चली जाती थी, तो वो आते भी रहते थे। मगर इस टाइम कुछ ये हुआ है कि CFO लेवल के लोग गए, ऊपर की लीडरशिप के लोग गए। सही है, दे आर यूज्ड टू बी द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, दे आर द कोर फाइनेंशियल पीपल, और ये वो लोग थे जो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस को नहीं चला रहे थे, ये रेगुलेटर को भी एडवाइस करते थे। फाइनेंशियल पॉलिसीज़ इनसे कहते कंसल्ट करके बनती थी, बट नाउ वी डोंट हैव देम। सेकेंडली एक और उसके अंदर जो चीज़ हमारे साथ बुरी हुई वो ये हुई कि पहले हमारे पास लोग जाते थे, उनकी फैमिलीज़ यहाँ होती थी, वो जाते थे वहाँ जाते थे अपनी स्टैंडर्ड लिविंग बेहतर करने की, रेमिटेंस भेजते थे, घर बनाते थे। यहाँ मुख्तलिफ ये हुआ कि लोग अपनी फैमिलीज़ ले गए, उन्होंने कहा हमें लौट के नहीं आना, किश्तें करा दो सारी, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को कैसे देखते हैं आप? देखिए, इसका इम्पैक्ट अभी तो उस लेवल पे हमने एज ए कंट्री फेस नहीं किया है कि जो ब्रेन ड्रेन ही हम कहेंगे
क्योंकि अभी कुछ फैमिलीज अभी भी मौजूद हैं जिनको वो रेमिटेंस दे रहे होते हैं, भेज रहे होते हैं, तो उससे हमारी कंट्री का अच्छा इंपैक्ट आ जाता है कि रेमिटेंस 3 अरब की, 4 अरब डॉलर की हर मंथ आ जाते हैं, तो हम भी अखबार में इतनी बड़ी कटिंग लगाते हैं कि 3.5 अरब की रिकॉर्ड रेमिटेंस आ गई, ठीक है। तो अभी उसका इम्पैक्ट आया नहीं है। इम्पैक्ट असल आना उस वक्त शुरू होगा जब उनकी जनरेशंस भी सारी बाहर पहुंचेंगी। जब वो सारी जनरेशंस बाहर पहुंच गई ना, मूविंग डाउन 10 ईयर्स और 15 ईयर्स, तब आपकी रेमिटेंसेस हो जाएंगी कम। तो उसके लिए आपको ऑल्टरनेट मैकेनिज्म आपके पास क्या है? ऑल्टरनेट मैकेनिज्म तो कुछ नहीं है आपके पास। एज लॉन्ग एज आप अगर इसी मॉडल पे ऑपरेट करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, आपका कंट्री इवेंचुअली योर कंट्री विल सफ़र। तो ये कोई मतलब कोई इस पर खुश होने की बात नहीं है कि आपका जो लोग हैं वो बाहर नौकरियां करने जा रहे हैं। तो दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल कि यार हमारा बंदा इतना अच्छा पढ़ के सब कुछ करके और दूसरी जगह कॉन्ट्रीब्यूट करना चले गया। आपको तो कोई हद दर्जे कोशिश ये करनी चाहिए कि उसको उतनी अपॉर्चुनिटी दो कि वो यहाँ पे रह के कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट करे। इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे क्वालिफाइड लोग हैं जो यहाँ मौजूद हैं। अब आप सोचें यहाँ पे आपका टैक्स का स्ट्रक्चर, जो सैलरी क्लास पे ही बात करें, 38.5% का आपको टैक्स का रेट है। जो 1 लाख रुपए कमा रहा है या 10 लाख रुपए कमा रहा है, तो वो तो घर में तो खाली जो है वो 6 लाख रुपए लेके आ रहा है, 10 लाख रुपए कमा रहा है। यार मतलब 40% टैक्स का रेट इज, और गिवन दैट रोड, यार आपको कुछ मिलता भी तो नहीं है ना। आपको कुछ तो मिले, कुछ तो मिले आपको। मतलब आप ठीक है टैक्स देना है, 100% एग्री टैक्स देना चाहिए, लेकिन मिलना भी तो कुछ चाहिए भाई। तो मिल कुछ नहीं रहा तो लोग तो जाएंगे छोड़ छोड़ के, लेकिन दिस इज नॉट गुड फॉर द कंट्री। कुछ हम में हैं ज़हीन लोग या इंटेलेक्चुअल कहते हैं, वो कंपेयर करते हैं इस टैक्स रेट को यूरोपियन कंट्रीज से, जहाँ रोड होता है, जहाँ हेल्थ स्कीम्स होती हैं, जहाँ आपका हेल्थ फ्री होती है, जहाँ रिटायरमेंट प्रोग्राम्स होते हैं। आप रिटायर हो जाएं तो फिर आपको मुल्क पालता है, आपका ख्याल करता है। और फिर उनको कंपेयर किया जाता है हमसे। हमारे तो माशाल्लाह से रोड कभी हुआ करते थे वहाँ, ये मेरे ख्याल से सही होगा। तो क्या कंपैरेटिव बनता है? कंपैरिजन तो कोई है नहीं ना, कंपैरिजन तो कुछ नहीं है वहाँ पे। अगर वहाँ पे यूरोप साइड पे टैक्स फिर भी है मौजूद, मिडिल ईस्ट पे टैक्सेशन है भी नहीं, बहुत ही मिनिमम टैक्स है, अब वो भी इंट्रोड्यूस रिसेंटली हुआ है। तो वहाँ तो आपको टैक्स के बदले में बहुत कुछ मिल जाता है ना। आपको तो पूरा हेल्थ आपके लिए फ्री है, एजुकेशन मिल जाती है आपको, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं वो आपके लिए फ्री है। तो कंपैरिजन तो बनता ही नहीं है। तो आप इतना टैक्स यहाँ पाकिस्तान में देते हैं, कुछ भी नहीं मिलता। वेरी अनफॉर्चुनेट, क्या कर सकते हैं इसके अलावा। सबर गेला। बिल्कुल। अच्छा, ये जो जैसे कि हम अभी तस्वीर कर रहे थे कि लोग जा रहे हैं बाहर, तो अगले 10 साल के अंदर जैसे जनरेशन मूव हो जाएंगी, वो तो रेमिटेंस का इफेक्ट है। आपको लगता है कि फाइनेंशियल लीडरशिप हमारे पास होगी अगर ऐसे ही लोग जाते रहे? तो जो लोग अभी सिक्योरिटी पोजीशन से बैठे हुए हैं वो तो इवेंचुअली रिटायर हो जाएंगे, बट जो पीछे वाली इमाम थी जिनको सीनियर पोजीशन पे आना था वो तो पहले ही बाहर जा चुकी है। तो क्या हमारे पास लीडरशिप होगी सिर्फ फाइनेंस के अंदर ही नहीं, सारे प्रोफेशंस के अंदर हमारे पास वो लोग होंगे, वो कॉम्पिटेंट इनफ जो लोग चला सकें सिस्टम को? देखिए, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान पे खुसूसी रहमत है कि इतनी मुश्किलात के बावजूद भी ना पाकिस्तान हमेशा उस मुश्किलात से निकल आता है। तो उम्मीद ये भी की जा सकती है कि हमारे पास जो आपके सवालात हैं उनका जवाब भी मौजूद होगा इंशाल्लाह ताला, और फाइनेंशियल लीडरशिप आती रहेगी। हमारी पॉपुलेशन भी काफ़ी बड़ी है, पॉपुलेशन इज़ कीप ऑन ग्रोइंग। जैसी पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी ऑब्वियसली उसमें से अच्छे लोग भी निकल के आते रहेंगे। तो दिस इज़ लाइक जहाँ पे एक हमारे पास ब्रेन ड्रेन हो रहा है, तो वो वहाँ से लोग ऐड भी हो रहे हैं थ्रू इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो वो उस इंक्रीज इन पॉपुलेशन होने का वो अपना एक चैलेंज है, लेकिन उसमें से ऑब्वियसली जब लोग ऐड होंगे तो उसमें अच्छे लोग भी ऐड होंगे, अच्छे ब्रेन्स भी ऐड हो रहे होंगे। तो वही मैंने कहा अल्लाह ताला का खुसूसी करम है पाकिस्तान पे कि कहीं ना कुछ सोल्यूशन मौजूद होता है, कुछ ना कुछ निकल आता है, निकल हो जाता है। हाँ, निकल आता है। अच्छा, अब जैसे हमने पॉपुलेशन का तस्वीर कर दिया, तो इससे एक और सवाल जहन में आता है कि अभी शायद हमारे पास सबसे बड़ी शायद पॉपुलेशन है जो अनएम्प्लॉयड है। आई गेस अब पाकिस्तान की आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयड रेट है हमारा, ठीक है। सेकेंडली ये कि यंग अवाम है तो सही, बट वो स्कूलों से बाहर है, तो वो एजुकेशन का पार्ट नहीं बन रही, वो कोई ट्रेनिंग नहीं ले रही। वो आवाम है जो खुदा न खास्ता कल एक डिज़ास्टर कॉज करेगी, क्योंकि वो तो ना उसका स्किल है, ना वो कोई प्रोफेशनल बन रहे हैं, एजुकेशन में वो ही नहीं है, तो वो तो किसी और टिकटॉक वगैरह और ऐसी चीज़ों में जा रहे हैं जो कोई कंस्ट्रक्टिव एडिशन नहीं करेंगे सोसाइटी में। तो आप इस पॉपुलेशन को कैसे दिखते आने वाले टाइम के अंदर जो शायद अनएजुकेटेड है, अनस्किल्ड है, और फिर फॉर सम रीज़न उनका शायद एजुकेशन का ध्यान नहीं हो सकता, रिसोर्सेज ही ना हो। जैसे कि अभी सैलाब आया है तो लोगों को खाने के मसले हैं, सही है, 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, आपसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्कूल में जाके पढ़ेगा, सही है। तो पहली चीज़ तो ये जो पॉपुलेशन ऐड तो हमने हो गई, वेल एंड गुड, ये स्किल लेबर के अंदर या क्वालिफाइड लेबर के अंदर कन्वर्ट नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये कैसे आगे जाके एक डिज़ास्टर कॉज तो नहीं करेगी? पूरा आपको इकोसिस्टम क्रिएट करना पड़ता है उनके लिए, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए, उनको स्किल सिखाना। ऑब्वियसली ये एक टॉप डाउन अप्रोच जब तक नहीं होगी तो उस वक्त तक तो आप
सर्वाइव नहीं कर सकते इन द लॉन्ग टर्म। तो मेरी अजम्पशन ये है कि कुछ बेहतर चीज़ें होंगी फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड एज़ वेल, कि हम जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है इसके मामलात को भी एड्रेस करेंगे, इनको अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, क्योंकि आपकी मेजर पॉपुलेशन तो आपके जितने भी गांव देहात में रह रहे होते हैं उनको तो स्किल सेट चाहिए ना, उनको स्किल सेट चाहिए। तो हमें स्किल सेट के लिए भी कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस लेके आने चाहिए कि और उनको हम ट्रेनिंग दें ताकि वो अपना रोज़गार उन स्किल्स के तहत ढूंढें। हर कोई तालीम नहीं हासिल कर सकता ना, मैट्रिक तक तालीम हासिल करना कोई मायने नहीं रखती आजकल के दौर में। क्या मैट्रिक कर भी लेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होने वाला। आपको स्किल्स की तरफ तवज्जो देनी है कि लोगों को स्किल सेट सिखाएं, लोग अपनी अर्निंग्स खुद जनरेट करें, तो उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और ये ऑब्वियसली गवर्नमेंट का काम है कि इतनी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें जहाँ पे आपकी जो आवाम है, जो आपके जो यंग जनरेशन है, उनको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिले अपना रोज़गार कमाने के लिए। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में क्या ख्याल है आपका? अभी रिसेंटली आई थिंक अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो इशू हुआ है, वो 7% का इशू हुआ है। तो पता नहीं ये 7% का रेट जो है वो सही होगा, मैं अज्यूम ये करता हूँ। तो उसके हिसाब से तो नंबर बहुत बुरा नहीं है 7% का, लेकिन हमें एज अ कंट्री तो लोगों की पर कैपिटल इनकम भी तो बढ़नी चाहिए ना। एम्प्लॉय है लेकिन वो कमा कितना रहा है। और ये थोड़ा सा मुझे शेडी सा भी है, 7% तो मुझे बहुत शेडी मालूम हो रहा है सुनने के अंदर ही, क्योंकि हमारे सामने फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, हमारे सामने बिजनेस एग्जिट कर रहे हैं, हमारे सामने हो रहा है कि मल्टीनेशनल एग्जिट कर गए, हमारे सामने हो रहा है कि जो हमारे लोकल बिजनेसमैन है वो मूव कर रहे हैं। तो कहाँ खप रहे हैं ये लोग? सही है, गिवन दैट गवर्नमेंट का अपना बजट श्रिंक कर रहा है। तो अगर एक तो ये होता है ना कि एक फैक्ट आ जाए किसी ऑफिशियल वेबसाइट से, बट वो रिलायबल हो, तो आपको लगता है ये रिलायबल है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, बढ़ रही है? या देखिए, अब ऑब्वियसली गवर्नमेंट के स्टैटिस्टिक्स हैं, उसको चैलेंज तो नहीं किया जा सकता कि, लेकिन जो सरफेस पे नज़र आता है तो अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ ही रही है। आपके अपने सर्कल में अच्छे क्वालिफाइड लोग भी वो अनएम्प्लॉयड आपको नज़र आते हैं। तो इसको कोई सब्सटेंशियल एविडेंस तो मेरे पास नहीं है, लेकिन एविडेंस जो मैं देख रहा हूँ एटलीस्ट वो ये है कि यार दिस नंबर इज़ नॉट करेक्ट, जो कि मैं अपने एक नॉर्मल जो अपने एक्सपीरियंस से, अपने तजर्बे से कह सकता हूँ। मैं आई डोंट हैव एनी सब्सटेंशियल एविडेंस के जिसको मैं बैक करूँ। अच्छा, माशाल्लाह से आपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लिए हैं लम से और IBA से, एज अ प्रोफेशनल क्वालिफाइड अकाउंटेंट फ्रॉम ICAP, कितना एडिशनल इन्होंने सपोर्ट दिया, कितना एडिशनल आपके स्किल्स को पॉलिश किया, जो आपको लगता है कि और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी एक्सप्लोर करना चाहिए? क्योंकि अभी जब जितने पॉडकास्ट हम करते हैं उसके अंदर हम एक चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि यूजुअली प्रोफेशनल क्वालिफाइड अकाउंटेंट्स में कह रहे होते हैं कि शायद एक चीज़ में थोड़ी सी कमी है, उस पर काम करने की ज़रूरत है, और वो है सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स। बट यूनिवर्सिटी के लड़कों और यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स के पास ये होती है अमूमी तौर पर। तो वो उस बारे में क्या कह रहा है? देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है आपका, हमारा जो एजुकेशन का पूरा जो स्कीम है, जो भी मेथड है, उसमें इन चीज़ों की बहुत कमी है। अनलेस आप खुद डिटरमिन ना हो कि यार मैंने अपने आप पे काम करना है, मैंने अपने आप को इवॉल्व करना है, तो कुछ लोग ऐसे के ऐसे ही रह जाते हैं। बहुत सारे अच्छे लोग आप देखेंगे, इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, आप कहते हैं यार ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो थोड़ा सा बहरहाल इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। आप जितना खुद रियलाइज़ कर लें जल्दी, अपने लिए बेहतर है कि यार आप कहाँ लैग कर रहे हैं। IB और लम्स की बात रही, ऑब्वियसली दे आर द टॉप यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। इनके साथ पढ़ना, इनके साथ एसोसिएट होना ऑब्वियसली आपकी पर्सनालिटी को बहुत बेहतर करता है। वहाँ डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग आए हुए होते हैं, डिफरेंट स्किल सेट के लोग आए हुए होते हैं। उनका जो लर्निंग मेथड्स हैं वो हार्वर्ड की बिज़नेस स्टडीज़ जो है वो आप उनके थ्रू आपको सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। तो आई थिंक उनके साथ एसोसिएट होना और उनके जो कोर्सेज़ हैं उनको लेना, दे आर वेरी हेल्पफुल इन योर प्रोफेशनल डेवलपमेंट। और मैं सबको ये रिकमेंड करूँगा कि आप कोशिश करें कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं स्पेशली, कि उनके साथ अपने आप को एसोसिएट करें। जितने आप कोर्सेज़ ले सकते हैं वहाँ से, it will add immense value to your profile and to your personal aspect। आपको बहुत बेहतर होगा वहाँ पे, क्योंकि आपका जो टेक्निकली तो आप यू आर वेरी साउंड, जो आपको जो ना पीपल मैनेजमेंट, लीडरशिप, इन सब चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत होती है जब आप जो है ना इंडस्ट्री में आ जाते हैं। आपसे कोई IFRS की किताब नहीं खुलवा रहा, आपको चाहिए यार अपनी टीम्स कैसे मैनेज कर रहे हैं, प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं अपनी कंपनी को। तो ये सब मामलात हैं जो कि आपको इन पे फोकस करनी चाहिए। और आई थिंक ये इदारे ऐसे हैं जो कि आपके इस गोल को अचीव करने बड़े हेल्पफुल हो सकते हैं। अच्छा, बॉडी को चाहिए कि कुछ प्रोग्राम, मेरे ख्याल से कुछ प्रोग्राम भी थे पहले, PCSE वगैरह थे, वो करके कोई बेहतरी आती थी?
आपने मेरे ख्याल से कि गुजरे होंगे उससे। अभी भी हैं वो प्रोग्राम्स, अभी भी हैं वो प्रोग्राम्स, लेकिन उसका कितना फ़ायदा हो रहा है ये हमें चेक करने की ज़रूरत है कि यार वो कितने इफ़ेक्टिव हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रोग्राम है या कोई वाकई में वो कोई चेंज लेकर आते हैं। लेकिन आपकी जो ग्रूमिंग होती है वो आपके पहले आपका स्कूल होता है। हर कोई इतना प्रिविलेज नहीं होता कि वो ए लेवल्स करके आए, ठीक है, अच्छे स्कूल से पढ़ के आए। दूसरा, आपका ग्रूमिंग का जो एरिया होता है वो आपका, अगर आप सीए कर रहे हैं तो आपके जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जहाँ पे भी आप अपनी कोर्सेज ले रहे हैं वो होता है। अनफॉर्चुनेटली वो भी ऑनलाइन मैकेनिज्म पे जा चुका है, वहाँ पे भी आपकी ग्रूमिंग नहीं हो रही। तीसरा, आपका ग्रूमिंग का एक एरिया होता है, फर्म होती है। फर्म में ऑब्वियसली एक हद तक आप ग्रूमिंग कर सकते हैं। आप फर्म इज़ देयर फॉर द बिजनेस ना, वो कहेगी यार मैं बंदे को बता दूं ड्रेसिंग कैसे करनी है, क्या करनी है, इसी में थोड़ी टाइम लगाऊंगा, मुझे तो बिजनेस करना है अपना भाई। तो एक हद तक फर्म अपना कंट्रीब्यूट करती हैं, फर्म्स बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करती हैं, लेकिन एक हद तक होता है। तो ये प्रोसेस है पूरा आपका, स्कूलिंग से लेकर देन आपका जो हमारे जो इदारे हैं, तालीमी इदारे हैं, देन फर्म्स हैं, देन उसके बाद आपका एम्प्लॉयर आ जाता है। कुछ एम्प्लॉयर्स ऐसे होते हैं जो कि वाकई ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे बहुत फोकस करते हैं, वो वीकनेसेस आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि मेरे एम्प्लॉय में क्या वीकनेस है, उस पर काम करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ऊपर कौन है? आप खुद हैं। आपको अपना पता होना चाहिए कि यार मैं कहाँ पे स्ट्रांग हूँ, कहाँ पे वीक हूँ। अनलेस अगर आप अपनी कमज़ोरियाँ आइडेंटिफाई नहीं कर सकते इस एरिया में, तो आप इम्प्रूव भी नहीं कर सकते। इम्प्रूवमेंट के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको पता हो कि इम्प्रूव करना कहाँ पर है। तो सबसे बड़े जज जो हैं अपनी कमी के, अपनी जो भी आपकी लैकिंग्स हैं, वो आप खुद हैं। अपनी असेसमेंट खुद करें। चार्टर्ड अकाउंटेंट होने का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप अक्ल कुल हो गए, आपको सब चीज़ आती है, आप यू आर द बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री और द वर्ल्ड। ऐसा नहीं है। आपको अपने आप को एनालाइज़ करें, क्रिटिकली एनालाइज़ करें कि यार मुझे कहाँ बेहतर होने की ज़रूरत है इन टर्म्स ऑफ पर्सनालिटी, इन टर्म्स ऑफ स्किल्स, और उसको उस पर काम करते रहें। अच्छा, कुछ लोग हैं ऐसे, वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि चार्टर्ड अकाउंट्स को शायद ये गलत फहमी है, उनको लगता है वो अक्ल कुल है, वो सब आता है, सही है, वो काम भी कर सकते हैं, दूसरा कर रहा है, वो उससे बेहतर कर सकते हैं। तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? सेकंड ये है कि आपने जब लीडरशिप जो अपना रोल है लिया, जैसे CFO या हेड ऑफ फाइनेंस ऑपरेशन आप करते रहे, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो कैसे इवॉल्व हुआ? उसके अंदर IB की ट्रेनिंग्स हैं, ILAWS की ट्रेनिंग्स हैं, तो आपको क्या लगता है मैं 10-20 साल पहले एज अ लीडर कहाँ खड़ा था और अब मैं कहाँ खड़ा हूँ, और उसमें क्या तब्दीलियाँ आ चुकी हैं? देखिए, ये बात तो तय है कि आपको हर चीज़ तो आप नहीं कर सकते। आपको एक बेसिक एजुकेशन, बेसिक बैकग्राउंड उसका चाहिए, जब जाके आप हर चीज़ कर सकते हैं। कोई ये कहता है कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हर काम कर सकते हैं, तो बिल्कुल गलत कहता है। ऑब्वियसली यू कैन नॉट बी एन इंजीनियर और डॉक्टर। आप ऑब्वियसली इतना ही आसान होता तो डॉक्टरों की डिग्री की ज़रूरत ही नहीं होती। तो ऐसा तो नहीं है, ये तो बिल्कुल एक गलत परसेप्शन है जिसका भी है। रही बात ऐसे लीडरशिप की, तो ऑब्वियसली आप 20 साल हो गए माशाल्लाह एक इंडस्ट्री में रहते हुए, तो आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, फिर आप देखते हैं कि यार कौन सी चीज़ अच्छी हो रही है, कौन सी चीज़ बुरी हो रही है। तो उन चीज़ों को आप कोशिश करते हैं कि जब आपको लीडरशिप की अपॉर्चुनिटी मिले, आप उनको बेहतर करें। तो वेरी इंपॉर्टेंट लीडरशिप का टॉपिक है, इट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, और मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि अगर आप अच्छे लीडर हैं तो आपकी टीम आपको रिस्पेक्ट भी करेगी, आपके जाने के बाद भी आपको रिस्पेक्ट करेगी। अच्छा लीडर कैसे बनता है, दैट इज़ अ सेपरेट ऑब्वियसली क्वेश्चन, लेकिन लीडरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट in all aspect of the life, whether you are in an organization or any other place you are working. अच्छा, माशाल्लाह से आप पार्को का पार्ट है और उनके एक लीडरशिप फाइनेंस के अंदर है, तो एनर्जी क्राइसिस और एनर्जी इन जनरल पाकिस्तान के लिए बड़ा क्रिटिकल मैटर रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अभी भी है, सही है। हम पार्को के मेन एरिया में आ जाते हैं, ऑयल। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जाती है और हमें फिर सुनने में आता है कि अब भाई ऑयल भर लो, जिसने जहाँ भरना है, ऑयल नहीं मिलेगा फिर, ठीक है। एक बड़ा हमने अब ये कह लें कि एक बहुत डिज़ास्टर को बहुत करीब से एक्सपीरियंस किया। LCs बंद हो गई, पेट्रोल पम्प भी सुना किसी ने बंद कर दिए, और बड़ा अब ये समझ लें कि एक क्योस था कि भाई पेट्रोल मिलेगा नहीं मिलेगा, गाड़ियाँ उस पर, ट्रांसपोर्टेशन उस पर, इकनॉमी खड़ी है लिटरली, तो पूरी ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाएगी। तो आप मगर वहाँ मौजूद थे, आपने वो करीब से एक्सपीरियंस किया वो सब, तो वो एक्सपीरियंस शेयर करें हमारे साथ। बड़ा अच्छा, मेरे लिए भी बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस था, और मैं अपनी ऑडियंस से उनके साथ भी शेयर करना चाहूँगा। 2022 में ये सारा सिनेरियो जो है वो स्टार्ट हुआ, और उस वक्त सिचुएशन ये थी क्योंकि हमारा रिफाइनरीज जितनी भी यहाँ पर हैं वो क्रूड ऑयल मंगवाती हैं, उसको प्रोसेस करती हैं, एंड देन उस पर फिनिश प्रोडक्ट्स बनता है। और हमारा जितना भी क्रूड ऑयल आता है वो
थ्रू एलसीज आता है और कन्फर्म्ड एलसीज पे आता है। अच्छा, कन्फर्म्ड एलसीज का मतलब क्या है कि कोई भी इंटरनेशनल बैंक ये कन्फर्म करे कि पाकिस्तान पैसे कर देगा या बैंक लोकल बैंक को पैसे देगा। अब आपकी क्रेडिट रेटिंग डाउन हो गई, सब चीज़ें पीछे बैकवर्ड ट्रेंड पे थी सारी की सारी, तो कोई इंटरनेशनल बैंक जो है ना वो आपके पास एक्सपोजर लेने के लिए तैयार नहीं था। छोटी छोटी पॉकेट्स कुछ अवेलेबल थी, तो हमने अपने उस टाइम पे मैंने भी पार्को ज्वाइन किया था, तो सारे कनेक्शंस एक्सप्लोर किए। मिडल ईस्ट में जितने भी हमारे कनेक्शन दोस्त यार बैठे हैं उनके थ्रू इंटरनेशनल बैंक्स को डायरेक्ट हमने अप्रोच किया, उनसे रिलेशनशिप्स बनाई उनसे। जितने छोटे छोटे पॉकेट्स अवेलेबल थे उनको हमने अवेल किया, अपनी एलसीज खुलवाई। मैं याद है हम तो सुबह से शाम काम यही होता था कि हम एलसी खुलवा रहे हैं। एक एलसी हमारी तकरीबन $50 मिलियन की होती है। उस $50 मिलियन को इकट्ठा करने में जो है ना वो बड़ा टाइम लग जाता था कि किसी ने 15 मिलियन का एक्सपोजर ले रहा है, कोई 20 मिलियन का ले रहा है। तो दैट वाज अ वेरी टफ सिचुएशन एंड अनफॉर्चुनेट सिचुएशन फॉर पाकिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो हम उससे बाहर आ गए, काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रहा है हमारा कंट्री। लेकिन वो टाइम एक बड़ा लर्निंग का टाइम था मेरे लिए भी, और मैंने अपना जो नेटवर्क है वो उस टाइम पे जितना मैंने एक्सप्लोर किया और देखा कि हमारे जो बाहर साथी बैठे हैं उन्होंने कितना सपोर्ट किया, और जिसकी बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह आज हम एज अ पार्को कंपनी हमारा रिलेशनशिप सारे इंटरनेशनल बैंक्स के साथ भी है, हमारे सप्लायर्स के साथ भी बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, एंड वी आर लाइक रनिंग आवर रिफाइनरी एट 100% कैपेसिटी फ्रॉम द लास्ट 1.5 year अल्हम्दुलिल्लाह, एंड वी आर ऑपरेटिंग एक्सीलेंट माशाल्लाह। अच्छा, एक क्राइसिस हमारे सामने हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे निकल गए। आपको लगता है कि गवर्नमेंट के एंड पे कुछ ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं कि क्राइसिस हमें ये इस किस्म की क्राइसिस हमें फ्यूचर में ना देखना पड़े? आपका जो मेन क्राइसिस आया था वो एकदम डॉलर शूट कर गया था, फिर आपका पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी जिसकी वजह से ये सारा आपका एकदम से क्राइसिस आया। एज़ लॉन्ग एज़ आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है, डॉलर कंट्रोल में रहता है, आपका जो इकॉनमी है वो बेहतर परफॉर्म करती है, तो ये चीज़ें बेहतर होती रहेंगी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सिंस देन चीज़ें बहुत बेहतर हुई हैं। क्रेडिट रेटिंग आपकी अब बेहतर हो गई है, और ऑब्वियसली देयर इज़ सम स्टेबिलिटी इन द गवर्नमेंट साइड एज़ वेल, तो चीज़ें तो बेहतर हो रही हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, आपकी इकॉनमी की स्टेबिलिटी वो कैसी है, क्योंकि इंटरनेशनल जो पैसा लगा रहा है अपना एक्सपोजर ले रहा है वो तो ये देखता है ना मुझे मेरा पैसा वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसके दो ही इंडिकेटर्स हैं, या तो आपकी गवर्नमेंट स्टेबल हो और उसका इतनी एबिलिटी हो कि अपने वो जो लोन्स या फंड्स बोरो कर रही है या जो एक्सपोजर वो ले रहा है लेंडर वो उस पर डिफ़ॉल्ट ना हो। अच्छा, एनर्जी की भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हमारी जो मेन इलेक्ट्रिसिटी जो है उसकी ज़्यादातर प्रोडक्शन ऑयल बेस्ड ही है, एज यू नो, ठीक है। तो आपको लगता है कि ये जो हम ऑयल बाहर से इंपोर्ट करके अपनी इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं प्रोड्यूस करते हैं, और फिर उसके अंदर और कॉम्प्लिकेशंस भी हैं जो हमने आपके कह लें कि प्रोडक्शन हाउस से क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हैं, ब्ला ब्ला एंड सो ऑन, जो कोई कॉम्प्लिकेटेड है। इसके अंदर बिजली महंगी हो गई है। एक तो ये बिजली महंगी होने का अफेक्ट जो बिज़नेस इन्वायरमेंट पे है, बहुत सारे बिज़नेस की वजह से एग्जिट कर गया है क्योंकि उनका मार्जिन सारा कट हो गया है इस कॉस्ट की वजह से। तो आपको दिखता है ये लॉन्ग रन के अंदर ऑयल इंपोर्ट करके हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना मैं ये कहना चाहिए सस्टेनेबल मॉडल है? देखिए, हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है डिफरेंट एक रेटिंग्स हैं कि किस पे पहले इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। पहले आइडल पे होती है, देन फिर RLNG पे होती है, फिर गैस पे होती है, देन ऑयल का नंबर जो है ना काफ़ी बाद में आता है। तो पहले आपके जब पहले वाले एवेन्यूज़ पूरे हो जाते हैं कि आपके पास आइडल से जितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होनी थी वो हो गई, देन फिर आपकी RLNG पे हो गई, गैस पे हो गई, देन आपके जो है देन ऑयल का नंबर आ रहा होता है आपका। तो ऑयल का नंबर टॉप पे तो नहीं है, ऑयल का नीचे आपका नंबर है। हैविंग सेड दैट, हमारी जो है ऑब्वियसली एवरीबडी नोज कुछ हमारे IPPs के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स है जिसमें हम काफ़ी जो है काफ़ी हायर रिटर्न्स पे उनके साथ एग्रीमेंट्स किए थे, वो भी कुछ बेहतर हुए हैं। हिस्टोरिकली उसकी वजह से हमारे बिजली का जो रेट था वो काफ़ी जो है वो ज़्यादा था, कैपेसिटी पेमेंट्स हमें करनी पड़ती थी, जिसकी वजह से हमारा बिजली का रेट जो है वो 40, 42, 45 रुपये की रेंज में रहा बिजली का रेट, और जिसकी वजह से हम रीजन से काफ़ी अनकॉम्पिटिटिव हो गए। रीजन में जो हमारे दूसरे मुल्क हैं उनका बिजली का रेट काफ़ी कम है अभी भी, और हमारा ज़्यादा रेट है, जिसकी वजह से हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट आता है। तो ऑब्वियसली सारा चीज़ें जो है ना आपके कंट्री से रिलेट करती हैं। वंस योर कंट्री स्टार्ट इम्प्रूविंग, ये इलेक्ट्रिसिटी का रेट भी बेहतर हो जाएगा, गाड़ियाँ भी आपको सस्ती मिलना शुरू हो जाएंगी, लोग जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट भी बेहतर हो जाएगी। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपका एज अ कंट्री हाउ गुड यू आर। अच्छा, अब वापस बॉडी की साइड पे आते हैं थोड़ा। माशाल्लाह से आप मल्टीपल कम्युनिटीज़ का पार्ट रहे हैं, आपने सर्व किया। कैसे देखते हैं कि एक बार क्वालिफाई होकर एक कम्युनिटी को सर्व करना कितना इंपॉर्टेंट है? बड़ा सेटिस्फाइंग है मेरे लिए तो कि मैं अपनी कम्युनिटी को और पब्लिक को सर्व करता हूँ। तो मेरे लिए बड़ा इंटरनल मेरी सेटिस्फैक्शन होती है कि यार मैं लोगों को सर्व करता हूँ, मैं किसी तरह से उनके काम आता हूँ, उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट में काम
करता हूँ, उनकी ट्रेनिंग के लिए काम करता हूँ। स्टूडेंट्स जो नए आ रहे हैं उनको किसी तरह से उनको हेल्प आउट कर दूँ कि यार उनके कैरियर्स बेहतर हो जाएं। पर्सनली इट इज़ वेरी सेटिस्फाइंग एंड रिवॉर्डिंग फॉर मी कि मैं यार किसी को सपोर्ट करूँ। ये चीज़ नेचुरल होती है। अगर किसी में नेचुरली अल्लाह ताला ने ये जज्बा दिया हुआ है ना कि लोगों को सपोर्ट करना, हेल्प आउट करना, तो अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत अल्लाह ताला ने उसको दी हुई है कि यार तुम्हारे से अल्लाह ताला काम ले रहा है। और मैं इसमें बहुत खुश होता हूँ और सेटिस्फाई होता हूँ कि मैं यार लोगों को सर्व कर रहा हूँ किसी भी कैपेसिटी में, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो मेंबर्स हों, चाहे वो कोई और भी हो। सपोर्ट करना, हेल्प आउट करना, आई थिंक इट्स माई जॉब। अच्छा, माशाल्लाह से फाइनेंस में एज अ फाइनेंस लीडर तकरीबन 20 साल गुजर चुके हैं, तो आज अगर पीछे देखते हैं तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है? मैंने वही बात की ना कि मैंने जो लोगों को हेल्प आउट किया है, कम्युनिटी को जो सर्व किया है, वो मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है जिससे मुझे खुशी मिलती है। आपकी जो वर्क लेवल पे जो अचीवमेंट्स हैं वो तो एक अलग बात है कि यार आपने जो है ना बहुत एक ऐसे वक्त में भी काम किया जो कि मुल्क के लिए बेहतर था, मुल्क के लिए आपने काम किया ना, तो वो भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो अबव ऑल अचीवमेंट्स सबसे बड़ी अचीवमेंट ये कि मैं लोगों को सपोर्ट करता हूँ, लोगों को हेल्प आउट करता हूँ। आपकी अपनी बहुत सारी, मैंने कहा ना, अचीवमेंट्स आपकी हो सकती हैं, जॉब से रिलेटेड हो सकती हैं, लेकिन एक अचीवमेंट वही जो मैंने मुल्क के लिए कुछ किया, जो कि मैंने आपको 21-22 की बात बताई, वो एक मेरी अचीवमेंट है। दूसरी ये कि मैं आई लव सर्विंग पीपल। अच्छा, तो इस 20 साल के सफ़र के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा रहा जो आपको लगा हो कि इससे बड़ा चैलेंज तो मैंने आज तक फेस नहीं किया? सेकेंडली, वो चैलेंज आपको सिखा के क्या गया? चैलेंज देखें आपके हर दफ़ा नए होते हैं। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा चैलेंज जो मैंने फेस किया वो है कि आप लोगों को कैसे हैंडल करें। पीपल मैनेजमेंट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट आर्ट। मुख्तलिफ तरीके के लोग मिलते हैं। हम क्योंकि जनरली यंग होते हैं, अपने प्रोफेशन में पोजीशन से ऊपर पहुंच जाते हैं, लोग मुश्किल से काबू में आते हैं। आपकी वर्थ डिफरेंट बड़ी देर से समझ में आना शुरू होती है कि यार आप असल में किस चीज़ के केपेबल हैं। तो लोगों को जो हैंडल करना, लोगों को किस तरह से आप अपना बनाना, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। वंस आप उस चीज़ को कंट्रोल कर लेते हैं, आप को वो आर्ट आ जाता है, तो मेरे ख्याल से आपकी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाती है। लोगों में आपकी टीम मेंबर्स भी हो सकते हैं, आपके कॉलीग्स भी हो सकते हैं, आपके सीनियर्स भी हो सकते हैं, आपके बॉसेस भी हो सकते हैं। उनको मैनेज कैसे करना है, उनकी एक्सपेक्टेशंस को कैसे देखना है। हर बंदा आपके हिसाब से तो नहीं चलता, कभी भी ना चलना चाहिए। आपको भी अपने आप को चेंज करना है। कुछ आपको ऐसी मेथड्स अडॉप्ट करने हैं कि आप वो आपकी जो आप कुछ चाहते हैं उस पर आना शुरू हो जाए। तो इट्स डिफरेंट थ्योरी फॉर एवरी अदर पर्सन। सही। तो आपको वो आर्ट आना चाहिए कि यार आप बड़ी टीम जब आप हैंडल कर रहे होते हैं तो आपको वो आर्ट आना चाहिए। अगर आपको मौका मिले कि 20 साल पहले जा सकें और अपने आप को एक एडवाइस दे सकें तो क्या देंगे? ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। 20 साल पहले क्योंकि मैंने जब सीए शुरू किया तो मुझे मैं ओवर कॉन्फिडेंट था, यार मैं तो कर लूँगा, क्योंकि हम एकेडमिक्स में काफ़ी अच्छे थे, लेकिन शुरू में थोड़ा झटका लगा सीए में। तो मेरे ख्याल से वो द ओनली रीज़न वॉज कि मैं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट था, यार ये तो मसला नहीं है। लेकिन वो मसला समझ में आना शुरू हुआ ऐसा नहीं, यार ये तो मसला हो गया है कुछ ना। तो मेरे ख्याल से ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए इंसान को। अपने समझना चाहिए उसको कि यार मैंने ठीक है, जो मेरी अचीवमेंट्स थी वो पास की अचीवमेंट थी। अब मेरा जो भी मैं काम कर रहा हूँ, जो भी पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, वो एक नया चैलेंज है मेरे लिए। तो उसको उस हिसाब से उसके तनाजुर में रहते हुए अपनी एफर्ट लगानी चाहिए। अच्छा, हमने शुरू में तस्करा किया था जनरेशन Z का, तो अब जो जनरेशन आ रही है तो वो फास्ट सक्सेस आते हैं, उनको इंस्टेंट सक्सेस चाहिए। कह मैं अभी कुछ करूँ और कल कुछ हो जाए, सही है, कल कुछ करूँ तो परसों कुछ हो जाए। तो उनको क्या एडवाइस देंगे कि भाई आपको कंसिस्टेंट होना पड़ता है, आपको पेशेंट चाहिए, तो ये तो उस बारे में उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए, शॉर्टकट तो नहीं है, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। एक शॉर्टकट से आप एक दफ़ा तो सक्सेसफुल हो सकते हैं, हर दफ़ा नहीं हो सकते। तो आपको जब तक उस ग्राइंड से नहीं गुजरेंगे, उस प्रोसेस से नहीं गुजरेंगे, तो आप लॉन्ग टर्म में तो सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपको उस प्रोसेस का पार्ट बनना पड़ेगा। थोड़ा सा अपने आप को हेड डाउन करके थोड़ा सा काम करने की आदत होनी चाहिए। अगर वो आदत नहीं होगी तो आप लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल नहीं होंगे। शॉर्टकट्स नहीं है सक्सेस के, सिंपल सी बात है। अच्छा, हमने जॉब हॉपिंग का स्टार्ट में तस्करा किया था, तो उस बारे में क्या रहा है कि कब तक इंसान को लगता है या लगना चाहिए कि वो जिस रोल के अंदर है वो सेटिस्फाइड है, और कब उसको लगना चाहिए कि नहीं इस रोल में मैंने अपना जो हिस्सा था वो हो गया मेरा पूरा, अब मुझे आगे मूव करना चाहिए? देखिए, एज लॉन्ग एज यू आर लर्निंग, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, आपके अपने ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो रहे हैं, उसमें आपकी लर्निंग का ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, उसमें आपका मॉनेटरी ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। और जब तक ये ऑब्जेक्टिव्स आपके पूरे हो रहे हैं, आप उस रोल में रहें, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है आप अपने ऑब्जेक्टिव सेट क्या करते हैं। एक बंदा क्या है, मुझे लाख रुपए मिलते हैं तो लाख रुपए मेरे लिए काफ़ी नहीं है, एकदम जल्दी आ जाए उसका वो
क्या नाम है वो लेवल, तो वो फ़ौरन से स्विच कर लेगा। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आपको ये बड़ा डिसाइड करना होता है यार, आप कब आप जो है ना वो एग्जिट आपको करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से लर्निंग का एक पॉइंट ऑफ व्यू है, एक आपको आपका जो मॉनेटरी वैल्यू है वो पूरी होती रहे और आपकी ग्रोथ आपको हो रही है उस ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आपकी ग्रोथ भी हो रही है उस ऑर्गेनाइजेशन में, देन आई थिंक उस ऑर्गेनाइजेशन को टाइम देना चाहिए, उस पर थोड़ा सा आप अपना टाइम इन्वेस्ट करें, चीज़ें सीखें, देन ऑब्वियसली स्विच करना बिल्कुल करना भी चाहिए, ऐसी उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद बहुत जल्दी स्विच करते रहेंगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी अपनी ख़राब होती रहती है। इट डिपेंड्स ऑल्सो कि यार आप किस सेक्टर में भी हैं। कुछ सेक्टर्स में स्विचिंग ज़्यादा है, IT सेक्टर में स्विचिंग ज़्यादा है इन कंपैरिजन विद द फाइनेंशियल साइड या और किसी और सेक्टर में। या हम बात करें कि इंजीनियर्स हैं, हमारे रिफाइनरी के इंजीनियर्स हैं, उनमें बहुत जल्दी वो चेंज कर देते हैं जॉब्स, उनको उनकी डिमांड ज़्यादा है, बाहर उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो वो जल्दी चले जाते हैं कंपनी छोड़ के। तो सेक्टर वाइज भी स्विचिंग पे बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन एज लॉन्ग एज यू आर गेटिंग योर ऑब्जेक्टिव अचीव्ड, आपका ग्रोथ हो रही है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में और आपको फाइनेंशियली यू आर बीइंग रिवॉर्डेड फॉर योर अचीवमेंट्स, तो आई थिंक आपको स्टे करना चाहिए इस ऑर्गेनाइजेशन में। अच्छा, मेरे ख्याल से अब तक होने वाले सवालों में सबसे मुश्किल सवाल कि पाकिस्तान के अंदर सिंपलेस्ट वे कौन सा है सक्सेसफुल एंड रिस्पेक्टेबल कैरियर बनाने के लिए? मेरे ख्याल से पाकिस्तान में अगर आपने जॉब करनी है और अपने करियर जो है वो बनाना है तो आपको क्वालिफिकेशन तो एक मस्ट है कि आपका जो है ना, अगर मैं जॉब्स की बात करूँ, बिजनेस एक सेपरेट, अच्छी क्वालिफिकेशन लें, देखें कि यार कौन सी क्वालिफिकेशन यहाँ पर जो है वो इन डिमांड है। मैं एक चीज़ अपने जो भी कोई रिश्तेदार आ गया, कोई और आ गया एडवाइस देने के लिए, पसंद बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमें, लेकिन वो पसंद क्या रिवॉर्डिंग है एट द एंड ऑफ द डे, दैट एक्चुअली मैटर्स। आपने इतना पढ़ लिया लेकिन वो अगर उस चीज़ की डिमांड पाकिस्तान में नहीं है तो भाई क्या करोगे? सही है, तो पहले तो ये डिसाइड करो कि यार मुझे वो चीज़ पढ़नी है जो कि रिवॉर्डिंग भी हो एट द एंड ऑफ द डे। तो आप पाकिस्तान में रहते हुए तो आपको, क्योंकि आपका सेक्टर्स लिमिटेड हैं, अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड हैं, तो आपको पहले वो अपॉर्चुनिटी तलाश करनी है कि यार मैं उसी जगह पे अपनी एजुकेशन या अपना एक्सपीरियंस बनाऊँ जहाँ पे यहाँ पे पाकिस्तान में रहते हुए मैं सेल हो जाऊँ। ठीक है। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान में रहते हुए यू नीड टू हैव अ गुड नेटवर्क, अपनी नेटवर्किंग बढ़ाएं, लोगों से कनेक्शंस बनाएं, क्योंकि रेफरेंस प्लेज अ वेरी गुड रोल कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ कितनी ऑफ़र, पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ़र कितनी हो सकती हैं। तो अपनी नेटवर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपको प्रोग्रेस करने के लिए, क्योंकि आपका इवन ज़रूरी नहीं कि आपको कोई जो है वो उस रेफरेंस के थ्रू आपको जॉब ऑफ़र हो, आपका हो सकता है आपका बैकग्राउंड में किसी ने कोई फीडबैक दिया वो आपको आपके बारे में। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो है ना वो नेटवर्किंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आपको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ पता हो कि यहाँ किन किन एरियाज़ में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उधर अपना करियर बनाएं, उधर तालीम हासिल करें और उसके बाद अपनी नेटवर्किंग बेहतर करें। और जो है जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, देखें किसी भी सक्सेसफुल बंदे के पीछे आपकी अपनी मेहनत तो होती है, साथ साथ आपकी वालिदैन की दुआएं भी बहुत होती हैं। तो अपने वालिदैन को हमेशा खुश रखें, उनके लिए जितनी खिदमत उनकी कर सकते हैं जिस भी एज में, उन जो भी कंसिड्रेशन करियर में डिसीजन लें तो उनको सोच के लें। मैं हर फोरम पे ये बात करता हूँ, यहाँ पे भी मैं बात करूँगा कि आपके करियर के जितने भी डिसीजन हो ना उनको कंसिडर ज़रूर करें, क्योंकि आप इस स्टेज पे आप लोग आ चुके होते हैं ना, पेरेंट्स किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते आपको, आपने बाहर जाना है आप बाहर जाएँ, आपने ये करियर करना है ये करियर लें। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि यार अब आप उनके बारे में सोचें कि उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ लगा दी आपको बनाने के लिए। अब आप उनको इस स्टेज पे छोड़ के जाएंगे तो क्या वो आपके बगैर यहाँ पर रह सकेंगे, उनकी मैनेजमेंट हो सकेगी? इफ़ द आंसर इज़ येस, बहुत सारी फैमिलीज़ में बड़े बहन भाई ज़्यादा होते हैं तो वो मैनेजमेंट हो जाती है। कुछ लोग बहुत छोटी फैमिलीज़ होती हैं, उसमें भी अगर एक दो भाई हैं दोनों बाहर चले गए तो बेचारे पेरेंट्स क्या करेंगे? तो पेरेंट्स को अपने कंसिडरेशन में रखें। तो ये अगर आप काम करेंगे ना तो इंशाल्लाह आप सक्सेसफुल पाकिस्तान में क्या कहीं पे भी दुनिया में होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे आज आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। आई होप हमारी ऑडियंस को भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप बहुत शुक्रिया आपका आदिल इस प्रोग्राम में मुझे बुलाने का, और आई एम रियली थैंकफुल कि मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया लोगों के साथ, और आई थिंक लोगों ने कुछ एक्सपीरियंस से कुछ सीखा भी होगा, खासतौर पर जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं हमारे, उन्होंने मेरे एक्सपीरियंस से कुछ सीखा होगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे। थैंक यू।